नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी पीसीएस मीमांसा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के एपिसोड 2 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी सीरीज है उसका नाम है पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, उन्हीं को आधार बनाकर हमने एक कंटेंट तैयार किया है, जिसको यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं, जो न केवल आपके यूपी पीसीएस एग्जाम अपितु बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जामों में बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि ये 100% पीवाईक्यू ओरिएंटेड कंटेंट हमने बना रखा है, ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन सही कर सकें। इसके अलावा आपको टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे, ताकि आपको इस चीज पे बिलीव हो सके कि जो हमने कंटेंट बनाया है वो बिल्कुल ही पीवाईक्यू ओरिएंटेड है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों, वह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, बायलिंगुअल मिल जाएगी, ठीक है। और वह पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन और अधिक तेज होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो आप लोगों में ज्योग्राफी का भय बना हुआ है, मैं यकीन दिलाता हूं ये कंटेंट पढ़ने के बाद, तो जो आपका भय है ज्योग्राफी को लेकर वह दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वह है मध्य और दक्षिण भारत के पर्वत। तो इस टॉपिक में हम मध्य भारत और दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य भारत के प्रमुख पर्वतों को देख लेते हैं कि मध्य भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है। बात करें अरावली पर्वत की, तो अरावली माउंटेन आपको कहां देखने को मिलेगा, तो दोस्तों अरावली माउंटेन आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की जो आबू पहाड़ियां है ना, ठीक है, उन्हीं पहाड़ियों में आपको अरावली पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो हायर पीक है दोस्तों, यानी कि अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो गुरु शिखर उसका नाम है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके अलावा आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, जो अरावली है दोस्तों वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, ठीक है। और यह लगभग 570 मिलियन वर्ष पुराना है। आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा पुराना है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा पुराना माउंटेन कौन है, तो वह अरावली पर्वत ही है, ठीक है, क्योंकि यह प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। अरावली के बाद हम जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण माउंटेन है मध्य भारत का, वह है सतपुड़ा माउंटेन, ठीक है। सतपुड़ा माउंटेन का अधिकांश भाग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, जो कि महादेव पर्वत का ही भाग है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की जो हायर पीक है वह है धूपगढ़ चोटी, ठीक है, अब जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। सतपुड़ा रेंज के बाद जो हमारी महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रेणी है वह है मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज आपको एमपी में ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश में ही आपको मैकाल रेंज देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जहां से प्रमुख नदियों का उद्गम भी होता है, जैसे नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी जो प्रमुख महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसका उद्गम मैकाल रेंज से ही होता है। अब मैकाल रेंज की सबसे हायर पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अमरकंटक मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर है। आप याद रखना दोस्तों, सारी ही जो चोटियां हैं, सारी जो यहाँ पे रेंजेस करा रहा हूं ना मैं, माउंटेन रेंज जो करा रहा हूं मैं आपको, वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मैकाल रेंज के बाद हम बात करते हैं छोटा नागपुर पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है। छोटा नागपुर पर्वत श्रेणी आपको कहां देखने को मिल जाएगा, तो ये लगभग झारखंड और कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। छोटा नागपुर जो पर्वत श्रेणी है उसकी जो हायर पीक है यानी कि सबसे ऊंची चोटी है वह है पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई आपको 1366 मीटर देखने को मिलेगी। और यही पारसनाथ जो पहाड़ी है ना दोस्तों, वह जैन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे ना, उनसे यह संबंधित है। तो इस फैक्ट को आप याद रखना कि जो पारसनाथ पहाड़ी है वह कहाँ है, तो झारखंड में अवस्थित है। झारखंड में आपको पारसनाथ पहाड़ी देखने को मिल जाएगी, और जो पारसनाथ पहाड़ी है जैन तीर्थंकरों से संबंधित है, यह आप याद रखना। अब हम साउथ इंडिया की कुछ पहाड़ियां देख लेते हैं, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट में अवस्थित है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम नॉर्थ से साउथ के क्रम में इन पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नीलगिरी पर्वत को देखें, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन जो है वह पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो है मिलन स्थल है दोस्तों, जहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न रेंज मिलती है, वह जो स्थल है वह है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन। और नीलगिरी की जो हायर पीक है दोस्तों वह है डोडा बेट्टा, और डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। नीलगिरी की यदि आप साउथ में जाएंगे तो आपको अनामलाई पहाड़ी देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो हायर पीक है वह है अनाई मुड़ी, ठीक है। अनाई मुड़ी
अनामलाई की हायर पीक है जो कि जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और यही अनाईमुड़ी जो पहाड़ी है ना वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे हायर पीक है दक्षिण भारत की। इसके अलावा अनामलाई के साउथ में यदि आप जाते हैं तो आपको कार्डमम पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, वेस्टर्न घाट में ही ये अवस्थित है। ठीक है, इन्हीं कार्डमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कार्डमम पहाड़ियां हैं वह हमारे प्रायद्वीप भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है, साउदर्न पहाड़ी है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। और एक क्रम भी याद रखिएगा कि सबसे नॉर्थ में यहाँ पर जो पर्वत आएगा वह आएगा नीलगिरी माउंटेन, उसके बाद अनामलाई माउंटेन, देन कार्डमम पहाड़ियां। ठीक है, ये क्रम याद रखना है। इनकी हायर पीक आपको याद रखना है कि नीलगिरी की डोडा बेटा है, अनामलाई की अनाईमुड़ी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और कार्डमम जो कि इलायची पहाड़ी के नाम से फेमस है। इसके अलावा मैं आपको एक तमिलनाडु की भी महत्वपूर्ण पहाड़ियां बता दूं, हालांकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने उन माउंटेन रिजेस की बात की हुई थी, लेकिन फिर भी एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। तमिलनाडु में जो पहाड़ियां आती हैं वह ईस्टर्न रेंज का पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न रेंज में जो हमारे माउंटेन है उसका पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको तमिलनाडु में सेवराय और जावेदी पहाड़ियां देखने को मिल जाएगी। आप यह याद रखिएगा कि सेवराय और जावेदी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में वह अवस्थित है। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम पीवाईक्यू देख लें कि क्या क्या पीवाईक्यू पूछे गए इस टॉपिक से, ताकि आपको बिलीव हो सके कि हम जो कंटेंट करा रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पर्पज से। तो हमारा जो पहला पीवाईक्यू है वह यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे हायर पीक कौन है। उम्मीद करता हूं आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग सही सोच रहे हैं, अनाईमुड़ी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 2695 मीटर। अब यूपीएससी और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या था, केवल एक राज्य महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा पर्वत है जो विस्तृत है, तो राइट आंसर होगा अजंता श्रेणी। ठीक है, अब एमपीपीएससी में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था कि सतपुड़ा रेंज की जो हायर पीक है वह क्या है, यानी कि सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, तो धूपगढ़ चोटी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आरएएस और यूपीपीसीएस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि अरावली की आयु क्या है। तो आयु हमने आपको बता ही दी कि अरावली जो है 570 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, यह फैक्ट आपको याद रखना। और किस काल से संबंधित है, तो यह प्री कैम्ब्रियन जो काल है यानी कि टाइम पीरियड है उससे संबंधित है। और कितना जो अरावली की जो आयु है वह कितनी है, तो 570 मिलियन। अब एक हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, जो पूछा जा सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया है अभी अपने कंटेंट को करते समय। तो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वह क्या है। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर सही पता होगा, तो प्लीज कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। ओके, यहां पर हमने एक मेमोरी ट्रिक भी दे रखी है कि दक्षिण भारत में जो माउंटेन रेंज है उनको याद करने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की पर्वत चोटियों के बारे में। जो महान हिमालय हमारा है, ठीक है, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, तो उसकी जो मेजर पीक्स हैं, यानी कि जो उसकी महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और हम एक क्रम में पढ़ेंगे। क्रम क्या होगा, हम वेस्ट से ईस्ट की ओर पूछेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या बना सकता है, एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन बनाता है कि चोटियों को या तो वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करो, या फिर नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। ठीक है, या फिर ईस्ट से आपको वेस्ट में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय में जो महत्वपूर्ण चोटियां आती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम सबसे वेस्टर्न चोटी देखेंगे, लेकिन वेस्टर्न चोटी देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, वह यह है कि ग्रेट हिमालय की जो हायर पीक है ना, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वह कौन है, वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर है। और यह कहां अवस्थित है, तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर यह अवस्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम पहाड़ियों को वेस्ट से ईस्ट के क्रम में। तो सबसे वेस्ट में जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो सबसे वेस्ट में जो हमें माउंटेन देखने को मिलेगा वह है नंगा पर्वत। ठीक है, अब नंगा पर्वत की यदि हम बात करें तो नंगा पर्वत कहां अवस्थित है, तो नंगा पर्वत दोस्तों आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। और जो पीओके का हिस्सा है ना, ठीक है, पीओके में आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, पाक ऑक्युपाइड जिसे कश्मीर कहते हैं। ठीक है, उसी का जो गिलगित बाल्टिस्तान जो वाला जो एरिया है ना, गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान द्वारा शासित होता है,
वहीं पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे वेस्ट में यहाँ पर अवस्थित है और जिसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब नंगा पर्वत के ईस्ट में हम बात करें कि ईस्ट में नंगा पर्वत के कौन सी पर्वत श्रेणी अवस्थित है, तो आपको धौलागिरी पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाएगी, जो कि नेपाल में अवस्थित है। अब इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों कि धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, तो 8,172 मीटर। ठीक है, धौलागिरी की ऊंचाई है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, नंगा पर्वत के ईस्ट में आपको धौलागिरी पर्वत देखने को मिल जाएगा, माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएगी, जो कि नेपाल में अवस्थित है। अब धौलागिरी जो माउंटेन रेंज है उसके ईस्ट में आपको कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, तो आपको अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो कि नेपाल में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। ओके, बात करें अब अन्नपूर्णा के ईस्ट में कौन सी पर्वत श्रेणी अवस्थित है, तो माउंट एवरेस्ट अन्नपूर्णा के ईस्ट में अवस्थित है, जो कि कहां अवस्थित है, मैंने आपको बता ही रखा है कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट एक मैं यह भी बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह बढ़ती ही जा रही है। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है ना, टेक्टोनिक जो थ्योरी है वह कह रही है कि जो हमारा जो हिमालय पर्वत है वह दिन प्रतिदिन ऊंचा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब माउंट एवरेस्ट के जो ईस्ट में जो पर्वत श्रेणी आती है पूर्व में, वह है मकालू रेंज। मकालू रेंज आपको कहां देखने को मिलेगा, तो नेपाल और चीन के बॉर्डर में आपको मकालू रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और चीन का कौन सा पार्ट है, तो तिब्बत वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर आपको मकालू रेंज देखने को मिलेगी, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब मकालू रेंज की ईस्ट में बात करें तो कंचनजंगा अवस्थित है। कंचनजंगा की कितनी ऊंचाई है, तो 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। और कंचनजंगा कहां अवस्थित है, तो आपको भारत के सिक्किम में देखने को मिल जाएगी। और कंचनजंगा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है। यदि बात की जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। हालांकि ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना, यह वर्तमान समय में कहां अवस्थित है, POK में, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना वहां पर अवस्थित है, इसलिए इसे भारत की बोला जाता है, यानी कि भारत की, ना कि भारत में। ठीक है, भारत में जो सबसे हायर पीक है वह है कंचनजंगा की, क्योंकि इस एरिया में कोई भी अंतरराष्ट्रीय विवाद नहीं। ठीक है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर विवाद देखने को नहीं मिलता। अब बात करें कंचनजंगा के ईस्ट में कौन सी चोटी आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपको नामचा बरवा चोटी देखने को मिल जाएगी कंचनजंगा के ईस्ट में। ओके, अब नामचा बरवा की बात करें तो नामचा बरवा अवस्थित कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर अवस्थित है, यह आप याद रखिएगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,611 मीटर ऊंचाई है। और वहीं कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8,598 मीटर, यानी कि K2 गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है उससे कम ऊंची है हमारी कंचनजंगा चोटी, परंतु ये भारत में अवस्थित है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, और ये भारत की चोटी है, तो ये का और मे का फर्क है। ठीक है, भारत की, तो का और मे का फर्क आप याद रख लेना कि भारत की पूछे तो आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन टिक करके आना है, और भारत में पूछ ले तो कंचनजंगा लगा के आना है ऑप्शन। ठीक है, अब जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है वह भारत की सबसे हायर पीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना वह ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम श्रेणी है ना, काराकोरम जो रेंज है उसी के अंतर्गत यह आती है। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना वो ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, ये याद रखना दोस्तों, यह ट्रांस हिमालय का भाग है जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण PYQs देख लेते हैं। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ रखा है कि आपको जो महत्वपूर्ण रेंज है यानी कि जो पर्वत चोटियां हैं उनको अरेंज करना है कैसे, तो पश्चिम से पूर्व। तो मैंने आपको करा ही दिया है कि सबसे जो वेस्ट में नंगा पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा, उसके ईस्ट में जाएंगे तो धौलागिरी देखने को मिलेगा, नेपाल में है। अन्नपूर्णा उसके ईस्ट में अवस्थित है, ये भी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट आपको अन्नपूर्णा के ईस्ट में देखने को मिलेगा। मकालू की बात की जाए तो एवरेस्ट के ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, वहीं कंचनजंगा मकालू की ईस्ट में अवस्थित है, और सबसे ईस्ट में आपको नामचा बरवा देखने को मिल जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर अवस्थित है। अब यूपीपीसीएस प्री में भी यहां से क्वेश्चन बने हैं कि जो कुमायूं हिमालय है वह किसके मध्य अवस्थित है। तो जो कुमायूं हिमालय है ना दोस्तों, जो कुमायूं हिमालय है वह जो सतलज और काली नदी है ना उसके मध्य अवस्थित है।
यह आपको याद रखना है। जो कुमायूं हिमालय है वह सतलुज और काली नदी के मध्य अवस्थित है। अब उत्तराखंड पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है कि नंदा देवी कहाँ अवस्थित है, तो नंदा देवी आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, गढ़वाल श्रेणी का यह भाग है। एमपीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है कि सबसे पूर्वी जो चोटी है वह कौन सी है, तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है भारत की, और ये कहाँ अवस्थित है, तो आपको नामचा बरवा तिब्बत और अरुणाचल की बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व पहाड़ियों को याद करने के लिए ट्रिक दे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब इस टॉपिक में दोस्तों हम उत्तर भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। जो उत्तर भारत में हमारी प्रमुख घाटियां हैं उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे कि किस स्टेट में कौन सी घाटी है एवं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ये रहे पीवाईक्यूज, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख की जो महत्वपूर्ण जो घाटियां हैं, वैली हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो लद्दाख की जो फेमस जो वैली है वह है मरखा घाटी। अब मरखा घाटी क्यों फेमस है, तो दोस्तों यह प्रसिद्ध जो ट्रैकिंग स्थल है, ठीक है। मरखा घाटी क्या है, तो एक ट्रैकिंग प्लेस है, यह आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि मरखा घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। अब लद्दाख में जो महत्वपूर्ण जो घाटी है वह एक नुब्रा घाटी भी है, जो कि सियाचिन के पास अवस्थित है, और एक इसलिए फेमस है तो 2 कुबड़ ऊंट वाले के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख में ही आपको कारगिल घाटी भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कारगिल के पास एक सुरु घाटी भी है, वह भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी महत्वपूर्ण घाटियां हैं या वैली हैं, उनको देख लेते हैं। कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली आपको किसके मध्य देखने को मिलेगा, तो यह ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है ना, उसी के बीच में देखने को मिलेगा आपको कश्मीर घाटी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सबसे ज्यादा घाटियां हैं और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम किन्नौर घाटी की बात करते हैं। किन्नौर घाटी किसके लिए फेमस है, तो सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किन्नौर घाटी। आपको याद रखना किन्नौर घाटी कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही पार्वती घाटी अवस्थित है, जो कि मणिकर्ण झरना है ना, मणिकर्ण जो है यहाँ पर गर्म पानी का एक झरना है, ठीक है। तो मणिकर्ण झरना आपको कहां देखने को मिलेगा, पहले फैक्ट आपको याद रखना है कि यह आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी कहां देखने को मिल रहा है आपको, तो पार्वती जो घाटी है ना, वहीं पर आपको मणिकर्ण जो गर्म झरना है वह देखने को मिल रहा है। इसके बाद कुल्लू घाटी भी है, ठीक है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है, और कहां पर अवस्थित है, तो धौराधल और पीर पंजाल जो श्रेणी है उसी के बीच में आपको कुल्लू घाटी देखने को मिल जाती। अब कुल्लू घाटी के अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको स्पीति घाटी भी देखने को मिलती है। अब स्पीति घाटी में ही आपको ताबो मठ देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अन्य जो महत्वपूर्ण जो घाटी है वह कांगड़ा घाटी है, जो धर्मशाला के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको यहाँ मालना घाटी भी दिखने को मिल जाएगी, जिसे छोटा यूनान के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो जो मालना घाटी है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, और जो छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं जानता हूं बहुत ज्यादा यहाँ फैक्ट दे रखे हैं, परंतु आपको याद करना ही होगा, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के दे सकते हैं, और यहाँ पर मैं पीवाईक्यू लेके भी आया हूं ताकि आपको बिलीव हो सके, चाहे वो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, सबके पीवाईक्यू में लेके आता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के जो अन्य बची हुई घाटियां उन्हें भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही दोस्तों आपको सांगला और बसपा जो घाटी है वह देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपको पांगी, लाहुल और चंबा घाटी भी देखने को मिल जाती है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हमारी महत्वपूर्ण घाटियां कंप्लीट होती हैं। प्लीज इन टॉपिक को अच्छे से आप लर्न करते रहिएगा। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की महत्वपूर्ण वैलीज के बारे में। जो उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं उन्हें हम फटाफट देख लेते हैं। तो जो दून वैली आपको दिखने को मिलेगी ना, दून वैली आपको शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य देखने को मिल जाएगा। जो शिवालिक, मान लो ये जो रेंज है वह शिवालिक रेंज है, ठीक है, ये है शिवालिक रेंज, और ये है मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय। इसी के मध्य आपको दून वैली देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब बात करें जोहर, जोहर वैली कहां अवस्थित है, तो उत्तराखंड में ही देखने को मिल जाएगी, और इसी जोहर वैली में ही आपको मिलाम ग्लेशियर देखने को भी मिल जाएगा, और इसी मिलाम ग्लेशियर से दोस्तों गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है। अब बात करें उत्तराखंड की जो सबसे फेमस घाटी है वह है फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी कहां अवस्थित है, तो चमोली में अवस्थित है, और यह यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण जो घाटी है वह है धर्मा और सोर घाटी, ठीक है। कहां अवस्थित है, तो पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड में।
उत्तराखंड की जो अन्य महत्वपूर्ण जो घाटी है वह है नेलांग घाटी। ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसी नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। यह फैक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी करा दूं कि क्या पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड का जो लद्दाख है ना, ठीक है, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका राइट आंसर पता होगा। यदि आपको सही आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। यहां पर एक ट्रिक दे रखी है इन्हीं वैलीज को याद करने के लिए, तो आप चाहे इसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण कुछ घाटियां दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिक्किम में जानेंगे कि सिक्किम में कौन कौन सी घाटियां अवस्थित। सिक्किम में आपको दोस्तों चुम्बी वैली देखने को मिल जाएगी। और ये जो चुम्बी घाटी है ना दोस्तों, यह एक ट्राई जंक्शन है। ठीक है, किसके मध्य है ट्राई जंक्शन है? तो यह आपको भारत भूटान और चीन के मध्य है, ट्राई जंक्शन है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा सिक्किम में ही आपको युथांग घाटी देखने को मिल जाएगी। अब युथांग घाटी की बात करें तो यह युथांग घाटी जो है ना, हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। हॉट स्प्रिंग के अलावा यह एक रोडोडेंड्रोन जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसके लिए फेमस है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कौन सी महत्वपूर्ण घाटी अवस्थित है? तो दोस्तों न्योरा वैली है ना, तो न्योरा वैली पश्चिम बंगाल के कहां अवस्थित है? तो दार्जिलिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। दार्जिलिंग में आपको न्योरा वैली देखने को मिल जाएगी। आपको यह फैक्ट याद रखना है कि न्योरा वैली कहां अवस्थित है, तो वेस्ट बंगाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी आपको कुछ वैली देखने को मिल जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण है जुकू वैली। जुकू वैली आपको कहां देखने को मिलती है? तो नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है, बॉर्डर है, वहां पर आपको जुकू वैली देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश में भी आपको अराकू वैली देखने को मिलेगी। ठीक है, अराकू वैली किस लिए फेमस है? तो कॉफी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कॉफी उत्पादन के लिए या कॉफी बागानों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, और ये विशाखापट्टनम जो जिला है वहीं पर अवस्थित है। विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको अराकू वैली देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु की बात करें हम तो तमिलनाडु में आपको कंबम वैली देखने को मिल जाएगी। अब इन महत्वपूर्ण घाटियों के अलावा आपको मैं साइलेंट वैली के बारे में बता दूं तो साइलेंट वैली जो है ना दोस्तों, आपको केरल में देखने को मिल जाएगी। और केरल के किस जिले में अवस्थित है? तो पलक्कड़ जो जिला है केरल का, वहीं पर अवस्थित है तो साइलेंट वैली। ठीक है, जिसे हम शांत घाटी भी कहते हैं। अब जो साइलेंट वैली है ना, वह भारत की जैव विविधता के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो साइलेंट वैली है वह कुंती पूजा जो नदी है उसी के किनारे पर अवस्थित है। और यह लोयन टेल्ड जो मकाओ है, जो लोयन टेल्ड मकाओ है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं पर जो लोयन टेल्ड मकाओ है पाया जाता है। अब हम बात करते हैं करेवा की। जो करेवा नामक भूआकृति होती है उसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो दोस्तों जो हिमनद होता है ना, यानी कि ग्लेशियर होता है, उसी के जो मलबे का निक्षेप होता है वह करेवा कहलाता है। यह आपको याद रखना है कि जो ग्लेशियर है उसी के मलबे का निक्षेप करेवा कहलाता है, जो कि जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जो करेवाज है ना, कहाँ पाए जाते हैं? तो कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि करेवा कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। किसके लिए फेमस है? तो केसर की खेती के लिए फेमस है, जिसे जाफरान भी कहा जाता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, प्लीज इसे अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना है इस टॉपिक से कि साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वह कहाँ अवस्थित है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो साइलेंट वैली है वह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में। तो इसी प्रकार जो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क भी है ना, वह भी आपको केरल में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक ट्रिक दे रखी है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। ये जो ट्रिक है दोस्तों मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा दे रहा हूं ताकि आप इसके माध्यम से इन टॉपिक को जल्द से जल्द अपने दिमाग में रचा बसा लें। इन ट्रिकों को देने का यही उद्देश्य है मेरा, आप इन्हें स्वयं पढ़ लीजिएगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाफरान की जो खेती के लिए जो करेवाज हैं, जो प्रसिद्ध करेवा हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, और यदि आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना जरूर आंसर दें। ओके, तो अब बात करते हैं यूपीपीसीएस के फेवरेट टॉपिक की, प्रमुख जलप्रपात, यानी कि जो भारत के जो फेमस वाटरफॉल है उनके बारे में हम जानेंगे। जो मेजर वाटरफॉल है और जो रिवर सिस्टम है उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं धुआंधार वाटरफॉल की। तो इसी धुआंधार वाटरफॉल को जबलपुर वाटरफॉल भी कह देते हैं और भेड़ाघाट वाटरफॉल भी कहते हैं। अब ये धुआंधार जो वाटरफॉल है ना, आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा। और किस नदी में मिलेगा? तो नर्मदा नदी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब नर्मदा नदी में एक और वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है कपिलधारा वाटरफॉल। यह भी आपको याद रखना है। और ये कपिलधारा वाटरफॉल भी एमपी में ही स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बात करें जोग वाटरफॉल की, ठीक है, जोग वाटरफॉल का अदर नाम क्या है? तो जोग वाटरफॉल का अदर नाम है गरसोप्पा।
और इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस नदी पर अवस्थित है? तो शरावती नदी पर देखने को मिल जाएगा आपको जोग वाटरफॉल। ठीक है, और जोग वाटरफॉल अवस्थित कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुंचिकल वाटरफॉल की, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में है, आपको देखने को मिलेगा। और यह किस नदी पे है? तो वराही नदी पे कुंचिकल वाटरफॉल अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। तो दोस्तों ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है ना, यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और यह किसने कहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेंट्रल वाटर कमीशन कह रहा है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग जो कुंचिकल वाटरफॉल है, जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर ऊंचाई है और भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वराही नदी पर अवस्थित है। बात करते हैं शिव समुद्र वाटरफॉल की। शिव समुद्रम वाटरफॉल आपको कहां देखने को मिलेगा? तो कावेरी नदी में देखने को मिल जाएगा और कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। दूध सागर वाटरफॉल की बात करें तो आपको गोवा कर्नाटक की सीमा में देखने को मिलेगा दूध सागर वाटरफॉल, और एक किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। अब बात करें चित्रकूट वाटरफॉल की। चित्रकूट वाटरफॉल जो है वह आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आपको चित्रकूट वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। और यह किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इसी चित्रकूट वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तो चित्रकूट वाटरफॉल को, जो कि बस्तर जिले में है। कहां है? बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। अब इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पीवाईक्यू देख लें। यूपीपीसीएस में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है चित्रकूट वाटरफॉल। एमपीपीएससी में आपसे पूछा है कि धुआंधार वाटरफॉल कहां अवस्थित है? तो नर्मदा में आपको देखने को मिल जाएगा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिस कारण इसे जबलपुर वाटरफॉल भी कई बार कह देते हैं। यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन और पूछा है कि शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वह कहां अवस्थित है? तो आपको कावेरी नदी में देखने को मिल जाएगा। और ये जो शिव समुद्रम है वह कर्नाटक में अवस्थित, याद रखना है आपको। अब यहां से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनेगा वह यह होगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग, वह क्या है? तो आपको बताना है कमेंट में इसका राइट आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताना है। प्लीज इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों अब कुछ और वाटरफॉल को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ झारखंड में अवस्थित वाटरफॉल को पहले देखेंगे, फिर झारखंड के अलावा जो अन्य राज्यों में भी कुछ वाटरफॉल अवस्थित हैं, स्थित है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम झारखंड के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन से वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लोध वाटरफॉल आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, जो उसे बूढ़ा घाघ वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, लोध वाटरफॉल का जो अन्य नाम है वह है बूढ़ा घाघ, और यह बूढ़ा नदी पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस बूढ़ा नदी को लातेहार नदी भी कहते हैं, याद रखना है कि बूढ़ा नदी ही लातेहार नदी भी कहलाती है। ठीक है, और लोध जो वाटरफॉल है इसका अन्य नाम बूढ़ा घाघ भी है। ठीक है, बूढ़ा घाघ से आप याद रखना, बूढ़ा नदी पर है बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, जिसे लोध वाटरफॉल भी कहते हैं। अब यह झारखंड का दोस्तों सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है लोध या बूढ़ा घाघ। वहीं बात करें हुंड्रू वाटरफॉल की, तो हुंड्रू वाटरफॉल आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगा। झारखंड में भी कहा? तो रांची में देखने को मिल जाएगा। और किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है यह। और यह क्वेश्चन दोस्तों झारखंड पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब बात करें दसम या दसोंग वाटरफॉल की, तो दसम या दसोंग जो वाटरफॉल है वह भी आपको रांची में देखने को मिलेगा। झारखंड के रांची में अवस्थित है दसम वाटरफॉल, और ये किस नदी पर है? तो कांची नदी में आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ये फैक्ट अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट जो वाटरफॉल है वह है जोन्हा, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं। जो जोन्हा वाटरफॉल है, जिसका अन्य नाम है गौतम धारा, वह भी रांची में ही अवस्थित है। तो रांची में 3 वाटरफॉल महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन तीनों की नदियां अलग अलग है। तो कौन से रांची में 3 महत्वपूर्ण वाटरफॉल है? हुंड्रू, दसम या दसोंग, जोन्हा या गौतम धारा। ठीक है, जोन्हा या गौतम धारा जो वाटरफॉल है वह रांची में तो है ही, लेकिन यह राडू नदी पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। जो भी झारखंड पीएससी बच्चे पेपर दे रहे हैं तो प्लीज ये फैक्ट को अच्छे से पढ़ लें। अब बात करें झारखंड के एक अन्य वाटरफॉल की, जिसका नाम है साधनी। ठीक है, साधनी अब झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। और यह किस नदी पर है? तो शंख नदी पर अवस्थित है। ये जेपीएससी का ही क्वेश्चन है, हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है ऑलरेडी। अब देखते हैं अन्य राज्यों के बारे में कि अन्य राज्य में कौन कौन से वाटरफॉल अवस्थित है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों अमृत धारा वाटरफॉल अवस्थित है, जिसे देवधारा भी कहते हैं। ठीक है, अमृत धारा का जो अन्य नाम है देवधारा, जो कि हसदेव नदी पर है। यह आपको याद रखना है कि जो अमृत धारा
या देवधारा जो वाटरफॉल है वह छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है और हसदेव नदी पर अवस्थित है। अब जो एक केंदई वाटरफॉल है ना दोस्तों, ये केंदई वाटरफॉल भी आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल जाता है। और जो दोस्तों तीरथगढ़ वाटरफॉल है ना, वह आपको छत्तीसगढ़ में देखने को तो मिलेगा, लेकिन ये किस नदी पर है, तो कांगेर नदी पर अवस्थित है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो तीरथगढ़ जो वाटरफॉल है वो बस्तर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, याद रखना। छत्तीसगढ़ में अमृत धारा या देवधारा वाटरफॉल है जो कि हसदेव नदी में है। केंदई वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो कि कांगेर नदी में अवस्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वाटरफॉल है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर चचाई वाटरफॉल बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि बीहड़ नदी में अवस्थित है। ठीक है, और यह एमपी के किस जिले में है, तो चचाई वाटरफॉल आपको रीवा जिले में देखने को मिल जाएगा, यह आपको याद रखना है। अब बात करें मध्य प्रदेश के दूसरे वाटरफॉल की, जिसका नाम है भालकुंड। ठीक है, जिसे राहतगढ़ वाटरफॉल भी कह देते हैं। ठीक है, अब भालकुंड या राहतगढ़ जो वाटरफॉल है वह कहाँ अवस्थित है, तो बीना नदी पर अवस्थित है। बीना नदी जो है, ठीक है, एमपी के बीना नदी में भालकुंड और राहतगढ़ वाटरफॉल अवस्थित है। और यह एमपी के किस जिले में है, तो सागर जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे। एमपी से रिलेटेड इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दो वाटरफॉल बेहद इंपॉर्टेंट है, चचाई और भालकुंड, जिसे भालकुंड को तो राहतगढ़ भी कहते हैं, याद रखना। राजस्थान के महत्वपूर्ण वाटरफॉल को देख लेते हैं। तो राजस्थान में चुलिया वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। अब ये चुलिया जो वाटरफॉल है वह किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये चुलिया वाटरफॉल जो है यह कोटा के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट। ओडिशा में आपको डुडुमा वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओडिशा में आपको कौन सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, तो जिसका नाम है डुडुमा। अब ये डुडुमा जो वाटरफॉल है वह किस नदी में है, तो मचकुंड नदी में आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना दोस्तों। जो डुडुमा वाटरफॉल है मचकुंड नदी में स्थित है। और ये जो डुडुमा वाटरफॉल है ओडिशा के किस जिले में है, तो ओडिशा के है दोस्तों कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में आपको गोकाक वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। गोकाक जो वाटरफॉल है घाट प्रभा नदी पर अवस्थित है, यह फैक्ट आप याद रखना। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपको पाइकारा वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि पाइकारा नदी पर ही अवस्थित है। वाटरफॉल से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज आप सभी इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, पीवाईक्यू दिखाकर मैं यह साबित कर चुका हूं। तो प्लीज ये टॉपिक अच्छे से अपना रिवाइज करते रहे। दोस्तों जो पीडीएफ है ना, आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन पीडीएफ को विजिट करके इन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। इसीलिए पहले वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ पढ़े। और जो वीडियो में इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट कराए जा रहे हैं ना, वो अपनी पीडीएफ में नोट कर लें, क्योंकि पीडीएफ सब कुछ आपको अवेलेबल नहीं करा रखा। तो प्लीज क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे रिवीजन भी होगा और आपको एक्स्ट्रा जो है पॉइंट भी पता लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे रिवीजन कैप्सूल के लिए हमने कुछ ट्रिक दे रखी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोबेबल क्वेश्चन भी दे रखा है कि जो डुडुमा वाटरफॉल है ना, वह किस नदी पर है, वह आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अब हम भारत के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झील है। तो दोस्तों यहाँ पर हम झीलों के वर्गीकरण के आधार पर झीलों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेचुरल या टेक्टोनिक जो लेक्स हैं वह कौन सी हैं। तो आपको दोस्तों वुलर लेक है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, वह एक नेचुरल लेक है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल लेक देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड। ये 3 लेक आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। और जो वुलर लेक है ना, वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है और कहां अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्रेटर या मेट्रोइड द्वारा निर्मित लेक की, कि भारत में ऐसी कौन सी लेक है जो क्रेटर या मेट्रोइड द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में एक लेक अवस्थित है जिसका नाम है लोनार लेक। ठीक है, लोनार लेक कहां अवस्थित है, तो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में अवस्थित है। और यह कैसे निर्मित हुई है, तो उल्का पिंड के गिरने से ही यह लेक बनी है। और एमपीपीएससी में क्वेश्चन तो पूछ भी रखा है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कोस्टल लैगून की, तटीय लैगून की, कि तटीय लैगून के आधार पर कौन सी लेक का निर्माण हुआ है। तो जो दोस्तों चिल्का लेक है ना, चिल्का लेक कहां अवस्थित है, तो ओडिशा में देखने को मिल जाएगी आपको। और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून लेक है, याद रखना दोस्तों। चिल्का लेक ना, जो भारत में या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी लेक है, खारे पानी की भी लेक है।
लेकिन ये भारत की है, ठीक है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए भारत में, यानी कि भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कौन सी है, तो आपको है सांभर लेक देखने को मिल जाएगी, जो कि राजस्थान में है। तो सबसे पहले हम थोड़ा चिल्का लेक को और डिटेल से पढ़ लें। जो चिल्का लेक है वह उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं पुलिकट लेक की। तो पुलिकट लेक कहाँ अवस्थित है, तो पुलिकट लेक आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है ना, वहीं पर आपको पुलिकट लेक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो पुलिकट लेक है ना, ये भी एक लेगून लेक का ही उदाहरण है, याद रखना दोस्तों, ये भी एक लेगून लेक ही है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपको एक और लेक देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। और एक कोलेरू लेक जो है ना दोस्तों, ये मीठे पानी की लेक है, यह फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं अष्टमुडी और वेवनाड जो लेक है ना, कहाँ अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। तो केरल में आपको अष्टमुडी लेक देखने को भी मिल जाएगी, वेवनाड लेक देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जो वेवनाड लेक है ना, वह भारत की सबसे लंबी लेक है भारत की, वेवनाड लेक, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं भारत के इनलैंड सैल्ट लेक की, यानी कि भारत के सबसे बड़े अंतरदेशीय खारे पानी की लेक की, वह है सांभर लेक, जो कि राजस्थान में अवस्थित। अब देखते हैं इस टॉपिक में कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है क्या पूछे गए हैं। तो एमपीपीएससी में पूछा गया लोनार लेक के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि एक क्रेटर लेक है, उल्का द्वारा निर्मित है, और कहां अवस्थित है, लोनार लेक, तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगी। आरएस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी जो अंतरदेशीय खारे पानी की लेक है ना, वह कौन सी है, तो राइट आंसर सांभर, पता ही होगा आपको। अब यहां से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनेगा वह है कि कौन सी नदी दो राज्यों की सीमा साझा करती। मैंने आपको इस टॉपिक में समझा रखा है कि कौन सी नदी है, प्लीज उस नदी का आंसर अपने कमेंट में जरूर करें। अब लेक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम उत्तर और पश्चिम भारत की प्रमुख जो झीलें हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख लेक के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपको डल, वूलर, मानसर, सुरिनसर, अनूपनाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग, मानसबल, ये कुछ महत्वपूर्ण लेक हैं जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। परंतु जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डल लेक और वूलर लेक, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है लेक, आपको यह याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मानसर लेक, सूरीनसर लेक, अनूपनाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग, मानसबल, ये लेक भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इन्हें याद कर लें। तो अब लद्दाख की बात करते हैं कि लद्दाख की सबसे महत्वपूर्ण जो लेक है वह कौन सी है, तो पेंगोंग सो जो लेक है वह लद्दाख की सबसे महत्वपूर्ण लेक है, ठीक है। इसके अलावा लद्दाख में ही दोस्तों आपको सो मोरीरी लेक देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कौन कौन सी लेक अवस्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड को तालों का राज्य भी कहा जाता है, यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि तालों का राज्य किसे कहा जाता है। तालों का मतलब है सरोवरों से है, ठीक है, लेक से, सरोवर से या लेक से। ये लॉक वाला ताला मत समझ लेना, आपकी लॉकर की बात की जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कौन सी जो लेक है सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आपको दोस्तों रूपकुंड लेक देखने को मिल जाएगी, जिसे कंकाल लेक भी कहा जाता है या फिर इसे मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लेक है, याद रखिएगा। रूपकुंड लेक कहाँ देखने को मिलेगी, तो उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड में ही दोस्तों आपको नैनीताल लेक, भीमताल लेक, नौकुचियाताल लेक, खुरपाताल लेक, सात ताल लेक, माला ताल लेक, ये कुछ प्रमुख उत्तराखंड की लेकें हैं जिन्हें आपको याद करना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती। अब राजस्थान में देख लें कि राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब खारे पानी की लेक देख लेते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की लेक कौन कौन सी है। तो आपको यहाँ सांभर लेक देखने को मिल जाएगी, पंच पंद्रा लेक देखने को मिल जाएगी, डिडवाना लेक देखने को मिल जाएगी, और लूनक रडसर जो लेक है ना वह भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने ग्रीन हाईलाइटर से जिन लेकों को हाईलाइट कर रखा है ना, प्लीज उन्हें तो रट ही लेना, उन्हें तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत में, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी। अब राजस्थान की जो मीठे पानी की लेक है उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो मीठे पानी की लेक है वह है पिछोला लेक, राजसमंद लेक, जयसमंद लेक भी आपको देखने को मिल जाएगी, और यही जयसमंद लेक को ढेबर लेक भी कह देते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो मीठे पानी की लेक है वह पुष्कर लेक है, फतेह लेक भी आपको देखने को मिल जाएगी, फतेह सागर जिसे कहते हैं। इसके अलावा उदय सागर लेक भी देखने को राजस्थान में ही मिलेगी आपको, और नक्की जो लेक है वह भी मीठे पानी की लेक है, राजस्थान में अवस्थित है, और यह किस पर्वत के पास अवस्थित है, तो माउंट आबू पर्वत के पास अवस्थित है। होप सो आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अब बात करते हैं कुछ छोटे राज्यों की, उनसे संबंधित लेकों की। तो कुछ यहाँ पर छोटे राज्य दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गुजरात में देखते हैं कि गुजरात में कौन सी महत्वपूर्ण लेकें स्थित हैं। तो आपको यहाँ नल सरोवर लेक देखने को मिल जाएगी, नारायण सरोवर लेक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गुजरात में आपको हमीरसर लेक देखने को मिल जाएगी। तो ये गुजरात में तीन इंपॉर्टेंट लेकें हैं, नल सरोवर, नारायण सरोवर और हमीरसर, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है गुजरात की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको सूरज कुंड
और बड़खल लेक देखने को मिल जाएगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांजली, हरिके और रोपड़, ये 3 लेक है पंजाब की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ यहाँ पर रिवीजन कैप्सूल के ट्रिक है, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब लेक के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत की लेकों को फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट लेक की बात करें वह है लोकटक लेक। अब ये लोकटक लेक कहाँ अवस्थित है, तो मणिपुर में आपको देखने को मिल जाएगी, और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। यह आपको याद रखना है कि जो लोकटक लेक है कहाँ अवस्थित है, मणिपुर में, और पूर्वोत्तर भारत है, यानी कि ईस्टर्न जो इंडिया है उसकी सबसे बड़ी जो मीठे पानी की लेक है वह है लोकटक लेक। और दोस्तों इसी लोकटक लेक में आपको केबुल लामजो नेशनल पार्क है, वह आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो केबुल लामजो नेशनल पार्क है ना, वह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है या कहां पर अवस्थित है, तो वह लोकटक लेक में अवस्थित है, और यह केबुल लामजो है, ठीक है, और मणिपुर में देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोकटक लेक है वह संगाई हिरण के लिए बहुत फेमस है। संगाई हिरण का चित्र आपको मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो आपको लोकटक लेक से रिलेटेड यह फैक्ट भी याद करना है कि संगाई हिरण के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और यह संगाई हिरण का एक नेचुरल हैबिटेट भी है। यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं केरल की। केरल में एक महत्वपूर्ण लेक है वेम्बनाड लेक, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की है लॉन्गेस्ट लेक है, जो कि 96.5 किलोमीटर लंबी, ठीक है, समझ रहे हैं, 0.5 किलोमीटर की ही कमी है, नहीं तो ये 100 किलोमीटर लंबी लेक है। आप सोच सकते हैं कि अब ये कितनी लंबी होगी। इसके अलावा दोस्तों वेम्बनाड लेक में ही आपको वेलिंगटन जो आइलैंड है वह देखने को मिल जाएगा, और नेहरू ट्रॉफी जो नौकायन है, जिसे वल्लम कली भी कह दिया जाता है, ठीक है, तो उसका आयोजन किस लेक पर होता है, तो इसी वेम्बनाड लेक पर ही होता है। तो नेहरू ट्रॉफी नौकायन, जिसे वल्लम कली भी कहते हैं, उसका आयोजन कहाँ, तो वेम्बनाड लेक यानी कि केरल में ही होता है। अब केरल की कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण लेक है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सस्थम कोटा लेक है, ठीक है, सस्थम जो कोटा लेक है वह मीठे पानी की लेक है, आपको याद रखना। इसके अलावा केरल में ही आपको अष्टमुडी लेक देखने को भी मिल जाएगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे कि बेलादूर, पंपा सरोवर, ये 2 महत्वपूर्ण लेक है जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। कौन कौन सी, तो बेलादूर लेक और पंपा सरोवर। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी आपको कई महत्वपूर्ण लेक देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी लेक है तमिलनाडु में, तो आइए देख लेते हैं। बेरिजाम लेक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऊटी, कोडाई कनाल, चेंबर मबकम और वीरानम जो लेक है वह भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना में भी कुछ महत्वपूर्ण लेकें हैं, लाइक हुसैन सागर लेक, उस्मान सागर लेक और हिमायत सागर लेक। यह आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो भी मैंने यहाँ पर ग्रीन हाइलाइटर है उससे हाईलाइट किया हुआ बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो प्लीज ये जो फैक्ट है अच्छे से याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो महत्वपूर्ण लेक है उसमें आता है कोलेरू लेक, ठीक है, कोलेरू लेक मीठे पानी की लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक और लेक है जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है, प्लीज कमेंट में बताइए कि उस लेक का क्या नाम, ठीक है, कि कोलेरू लेक के अलावा आंध्र प्रदेश में अन्य लेक कौन सी है, आपको यह बताना है कमेंट में। अब बात करते हैं सिक्किम की, कि सिक्किम में कौन कौन सी महत्वपूर्ण लेकें हैं। तो सिक्किम में आपको गुरु डोंगमर आपको लेक देखने को मिल जाएगी, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके अलावा सिक्किम में ही आपको चोलहामू और सोंगमो 2 लेक और देखने को मिल जाएंगी। असम की बात करें दोस्तों तो असम में जो महत्वपूर्ण लेक है वह है दीपोर लेक, यानी कि दीपोर बील जो लेक है वह असम की महत्वपूर्ण लेक है, आपको याद रखना है। और यह एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, यह फैक्ट आपको याद होना चाहिए। असम में कुछ और महत्वपूर्ण लेकें हैं, जैसे कि कौन कौन सी लेकें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे आपको सोनबील देखने को मिल जाएगी, सोनबील जो लेक है वह असम में ही स्थित है। सोनबील के अलावा चपनाला लेक भी यहीं पर अवस्थित है, चपनाला लेक आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा असम में कौन सी लेक महत्वपूर्ण है, तो चंदूबी लेक, चंदूबी लेक आपको देखने को मिल जाएगी असम में। तो ये असम की कुछ महत्वपूर्ण लेकें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मेघालय में आपको जो लेक देखने को मिलेगी वह है उमियम लेक, ठीक है, मेघालय में जो आपको महत्वपूर्ण लेक देखने को मिलेगी उसका नाम है उमियम लेक। इसके अलावा मिजोरम में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो लेक है उसका नाम है पाला लेक, आपको याद रखना है, पाला लेक मिजोरम में है। उमियम लेक की बात की जाए तो मेघालय में है। दीपोर बिल और सोनबिल की बात करें तो यह असम में अवस्थित है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया 2013 में कि केबुल लामजो
किस लेक में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लोकटक लेक में। लोकटक लेक है कहां? तो मणिपुर में, मैंने आपको बता रखा। तो दोस्तों फाइनली हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है मैंने आपको बता ही रखा है, आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। और वह पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? तो वह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का दोस्तों जो लिंक है वह इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके इन क्लासेस की पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जाम में बार बार ये टॉपिक रिपीट होते हैं, यहीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे इसी चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। वहां पर भी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को ही एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। प्लीज यदि आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जैसे ये टॉपिक्स हैं उन्हें भी इसी तरीके से कराया गया है। टॉपिक लिया गया है, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू लिए गए हैं और देन उसके बाद हमने होलिस्टिक कंटेंट बनाया गया है ताकि आपके पीवाईक्यू भी कवर हो और साथ साथ पीवाईक्यू के इतर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो भी आपके कवर हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और हाँ, अपने सहपाठियों और दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी एग्जाम निकालने में काफी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।